हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, मज़े में होंगे। दोस्तों, फिर आपके सामने हाजिर हूँ एक और स्टोरी के साथ, जिसका नाम है जंगली किले का नरबच्ची। ये एक केनेथ एंडरसन की स्टोरी है। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। हकीकत में मैं हिंदुस्तान के उन कुछ सौभाग्यशाली शिकारियों में से एक हूँ जिन्होंने हिंदुस्तान के खौफनाक जंगलों में अपनी ज़िंदगी का अधिकतर समय गुजारा है। इस स्टोरी में मैं उत्तरी भारत के जंगलों की बात नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे कभी भी बंगाल जाने का मौका नहीं मिला। हालांकि उन इलाकों के जंगल भी सभी तरीकों के शिकार से भरे पड़े हैं, और सुंदरबन के टाइगर और तेंदुए तो पूरी दुनिया में मशहूर हैं। और ये भी मशहूर है कि वहाँ के बाघ जन्म से ही आदमखोर होते हैं। मेरे जीवन की उन सभी इच्छाओं में जो कि कभी ना पूरी हो सकी, उनमें एक इच्छा ये भी थी कि मैं कभी सुंदरबन जाऊं और वहां के पैदाइशी आदमखोर बाघों के साथ मुकाबला करूं। लेकिन ये संभव नहीं है कि इंसान की सारी इच्छाएं पूरी हो जाएं। मैं ये बता रहा था कि प्रकृति ने अपने सौंदर्य के खजाने जिस तरह दक्षिणी भारत के गुंजान और खतरनाक जंगलों में लुटाए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसी दूसरी जगह दुनिया में कहीं और मौजूद है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि अफ्रीका की ज़मीन में भी शिकारियों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए सब कुछ मौजूद है, और प्रकृति की सुंदरता यहाँ भी देखी जा सकती है। मगर दक्षिणी भारत के जंगलों की बात ही कुछ और है। अब जीवन के आखिरी दिनों में, जबकि शरीर कमज़ोर हो चुका है, मैं अपनी आराम कुर्सी पर लेटा अपना पाइप पीते हुए उन खूबसूरत लेकिन खतरनाक और जानलेवा दिन रात की यादों में खो जाता हूँ। और एक बार फिर ये इच्छा जागने लगती है कि फिर उन्हीं खतरनाक जंगलों की तरफ चला जाऊं, जहां के चप्पे चप्पे पर हमारी जवानी के कारनामों की छाप मौजूद है, और जहां पर अभी तक मॉडर्न कल्चर की वो अंधी रोशनी नहीं पहुंची जिसने इंसानी सभ्यता को नर्क बना दिया है। दक्षिण भारत के डिस्ट्रिक्ट सालम में पहाड़ी जंगल जगह जगह पाए जाते हैं, और ये इतने घने और मुश्किल हैं कि अगर इन्हें ना समझने वाला आदमी इनमें एक बार घुस जाए तो बस ये उसका भाग्य होगा कि वो सकुशल जिंदा सलामत इन जंगलों से वापस बाहर आ जाए। यहाँ पर हाथी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। ये सच्चाई है कि हाथी जिस तादाद में हर साल दक्षिणी भारत के जंगलों में पैदा होते हैं और फिर पकड़े जाते हैं, इतनी संख्या में शायद दुनिया के किसी और हिस्से में पैदा नहीं होते। इसके अलावा मैंने सांपों के ऐसे ऐसे हैरत अंगेज और ख़तरनाक कारनामे यहाँ देखे हैं कि अगर मैं उनके बारे में बताने लगूँ तो एक पूरी किताब तैयार हो सकती है। उस पर यह कि इस इलाके के लोग भूत प्रेत और बुरी आत्माओं के होने पर भी गहरा विश्वास रखते हैं। उनके हिसाब से तो कभी भी कहीं भी किसी भूत प्रेत से आपका सामना हो सकता है। हालांकि पहले तो मैं ऐसी बातों पर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था, लेकिन फिर कुछ ऐसी घटनाएं मेरी जानकारी में आईं जिनको समझना मेरे लिए नामुमकिन था। तब मुझे विश्वास हुआ कि कहीं न कहीं इन बातों में भी कुछ न कुछ तो सच्चाई छुपी हुई है। खैर, भूत प्रेत के बारे में कई दिलचस्प कहानियाँ कभी और आपको सुनाऊंगा। इस वक्त तो मैं आपको एक आदमखोर शेर की खौफनाक कहानी सुनाना चाहता हूँ, जो मेरी यादों में आज भी ताज़ा है और मुझे हमेशा याद रहेगी। डिस्ट्रिक्ट सालम के इन्हीं जंगलों में पहाड़ी ढलानों के साथ साथ किसी ज़माने में एक बहुत बड़े अंग्रेज़ ऑफिसर ने 300 एकड़ ज़मीन उस वक्त की गवर्नमेंट से खरीदी थी। उस समय ये ज़मीन उस ऑफिसर को कौड़ियों के दाम में मिल गई, क्योंकि इस ज़मीन पर उस वक्त कांटेदार झाड़ियों वगैरह के अलावा कुछ और नहीं था। ये झाड़ियाँ एक आदमी की ऊंचाई से भी कई गुना ज़्यादा ऊंची थीं, और इनमें से गुजर कर जाना नामुमकिन था। इन झाड़ियों के कांटों की लंबाई 3 से 4 इंच थी, और वो भी ऐसे कि जैसे लोहे की सुइयाँ। ये टूटकर शरीर में गड़ी रह जाएं तो समझ लें कि जान जाने का खतरा पैदा हो गया है। अगर उसे फौरन ना निकाला जाए तो शरीर के अंदर ही अंदर उसका जहर फैलता चला जाता है। शरीर का वो हिस्सा बुरी तरह फूल जाता है। इसके बाद या तो आदमी मर जाता है या फिर उसे अपने शरीर के उस हिस्से को खोना पड़ता है। इसी कारण वहाँ के स्थानीय निवासी उन झाड़ियों के पास जाने से बहुत डरते थे, और कोई इंसान उन झाड़ियों के पास भी नहीं फटकता था। हैरत की बात यह थी कि अगर उनमें आग लगाकर उन्हें जला भी दिया जाता
फिर भी बरसात के मौसम में ये झाड़ियाँ अपनी ही राख में से दोबारा पैदा हो जाती हैं और उनकी ऊंचाई पहले से भी कहीं ज़्यादा ऊंची हो जाती है। लेकिन उस अंग्रेज़ अफ़सर को ये जगह बहुत पसंद आई और उसने इस जगह पर पत्थरों से खूबसूरत महल बनवाया। इस महल को बनाने में वहाँ के सैकड़ों मजदूरों और कारीगरों ने दिन रात काम किया और फिर धीरे धीरे पत्थरों से बनी यह खूबसूरत इमारत साहब बहादुर के जंगली किले के नाम से मशहूर हो गई। इसके कुछ वर्षों बाद जब वो साहब बहादुर दुनिया को छोड़कर चले गए तो फिर बस इस किले का नाम जंगली किला बनकर रह गया। उस अंग्रेज ऑफिसर का कोई उत्तराधिकारी या संबंधी ऐसा नहीं था जो उसके बाद इस किले पर अपने अधिकार का दावा करता। इसीलिए गवर्नमेंट ने किले को रेलवे के एक बड़े एंग्लो इंडियन अफसर के हवाले कर दिया। उस ऑफिसर ने तब तक उस किले की अच्छी तरह देखभाल की जब तक कि वो उस इलाके में रहा, मगर जब उसका ट्रांसफ़र किसी और जगह कर दिया गया तो ये किला पूरी तरह वीरान हो गया। धीरे धीरे अपने आप उगाने वाली झाड़ियों ने उसे अपने घेरे में ले लिया और किले के अंदर मौजूद चीज़ों को स्थानीय लोग उठा ले गए। जो चीज़ें उनके हाथों से बच गईं वो धूल गर्दे की चपेट में आकर अपने अंजाम को पहुंच गईं। धीरे धीरे वो दिन भी आ गए कि जब लोग किले की तरफ जाने से भी घबराने लगे और फिर इस किले के बारे में डरावनी कहानियां फैलती चली गईं। किसी का कहना था कि उस अंग्रेज ऑफिसर की आत्मा वहां रात में घूमती है और कोई कहता कि उसने रात के अंधेरे में किले के अंदर से आती हुई नाच गाने की आवाज़ें सुनी हैं। एक आदमी तो ऐसा था जो कस्में खा खा कर सबको बताता था कि उसे किले में एक भयानक शक्ल की चुड़ैल दिखाई दी जिसके पैर उल्टे थे। कहने का मतलब ये कि जितने मुंह उतनी बातें। खैर फिर धीरे धीरे किले की ये डरावनी कहानियां आसपास के पूरे इलाके में फैल गईं। इन बातों का नतीजा ये हुआ कि पहले जो चोर उचक्के कीमती सामानों की लालच में उधर चले आते थे वो भी अब उधर ना जाते। समय गुजरने के साथ और देखभाल ना होने की वजह से किले की इमारत टूटने लगी। उसकी कई दीवारें गिर गईं और छतें में बड़े बड़े सुराख हो गए। जल्द ही यहाँ हजारों चमगादड़ों और कीड़ों मकोड़ों ने अपना कब्जा जमा लिया। फिर होते होते जंगली दरिंदों ने भी किले को अपने आराम करने का ठिकाना बना लिया। ऐसी हालत में अब किसी इंसान का इधर आना तो बहुत मुश्किल था। इस जंगली किले के चारों तरफ के इलाके में हिरन बहुतायत से पाए जाते थे, इसीलिए जंगली कुत्तों के झुंड घूमते फिरते इधर आ निकलते, वरना ज़्यादातर हिंसक जानवर जंगल की कोर टेरिटरी से बाहर नहीं निकलते हैं। हिरन का मांस उनका पसंदीदा भोजन है क्योंकि वो उन्हें आसानी से घेर कर पकड़ लेते हैं। इसीलिए जंगली कुत्तों की कोशिश होती है कि वो हिरन का ही पीछा करें। हालांकि यहाँ शिकारियों को भी निराश नहीं होना पड़ता। बड़े दरिंदों के साथ साथ उन्हें यहाँ मोर, जंगली मुर्गियाँ आसानी से मिल जाती हैं। कभी कभी कोई बूढ़ा शेर भी दिखाई पड़ जाता है जो किसी जंगली जानवर का पीछा करता हुआ इधर आ निकला हो। इस जंगली किले से करीब 4 मील की दूरी पर एक छोटा सा गांव बसा हुआ था जिसको वहाँ की स्थानीय भाषा में आयवर कहते थे। उस गांव में 25-26 साल का एक जवान लड़का रहा करता था जिसका नाम गौरप्पा था। हालांकि वो एक खूबसूरत और सेहतमंद नौजवान था, मगर उसके गरीब होने के कारण उसकी शादी जल्दी ना हो पाई। इन इलाकों में ज़्यादातर बच्चों की शादियां 17-18 साल के होते होते कर दी जाती हैं, लेकिन गौरप्पा को 25 वर्ष की आयु तक कोई रिश्ता इसीलिए नहीं मिल पाया क्योंकि उसकी ज़ात बिरादरी की कोई लड़की ऐसी ना थी कि जो उसका घर बसा देती। खैर फिर गुजरते समय के साथ साथ उसको एक दुल्हन मिल ही गई। इस लड़की का घर भी उसकी ज़ात बिरादरी का ही था और गरीबी में भी वो गौरप्पा के ख़ानदान से 2 कदम आगे। ये लड़की जन्म से ही बहरी थी और पैर से भी लंगड़ा कर चलती थी क्योंकि और कोई लड़का उससे शादी करना नहीं चाहता था, इसीलिए गौरप्पा से उस लड़की का पल्लू बांध दिया गया। खैर सगाई की बातचीत तो पक्की हो गई, लेकिन गौरप्पा और उसके निर्धन पिता के सामने एक और समस्या आ गई क्योंकि जिस झोपड़ी में यह परिवार रहता था वो इतनी छोटी थी कि उसमें मुश्किल से ही ये लोग सर छुपा पाते थे। इसीलिए अब गौरप्पा और उसकी दुल्हन के लिए इसमें जगह निकाल पाना बहुत मुश्किल था। काफ़ी सोचने विचारने के बाद गौरप्पा को इस परेशानी को दूर करने का एक ही रास्ता नज़र आया
और वह ये कि दूसरे लोगों की तरह वो भी जंगली किले की तरफ जाए और वहाँ से पत्थरों की ईंटें लाकर अपना घर अलग बना ले। एक बार वो उधर जा चुका था और उसने देखा था कि वहाँ पर अभी भी पत्थर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं। गौरप्पा एक जवान और बहादुर लड़का था। उसने फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो जाए वो किले में जाएगा और वहाँ से पत्थर लाकर अपना घर खुद बनाएगा, ऐसा घर कि जैसा गांव के किसी और का ना हो। और अगर संभव हुआ तो किले से और पत्थर की ईंटें लाकर शहर में बेच देगा। हालांकि उसने अपने घर के किसी और सदस्य को अपनी इस योजना में शामिल करना उचित नहीं समझा। एक दिन दोपहर का खाना खाने के बाद गौरप्पा ने गांव के पटेल से बैलगाड़ी मांगी। उस समय गौरप्पा का पिता किसी काम से गांव से बाहर गया हुआ था। गौरप्पा की योजना ये थी कि वो किले से पत्थर इकट्ठा करके सूरज डूबने से पहले गांव वापस आ जाएगा। खैर, फिर उसने बैलगाड़ी तेजी के साथ किले की तरफ हाँक दी। हालांकि आसमान में सूरज चमक रहा था, लेकिन जंगल के घने होने की वजह से उसके कई हिस्से इस तरह अंधेरे में डूबे हुए थे कि जैसे वहां कभी दिन निकलता ही ना हो। एक पतले से रास्ते पर अपनी बैलगाड़ी दौड़ाते हुए आखिरकार गौरप्पा किले के करीब पहुंच गया। उस समय उसे पूरी उम्मीद थी कि वो जल्दी से जल्दी पत्थर बैलगाड़ी पर लाद कर गांव वापस चला जाएगा। मगर जब वो किले के अंदर पहुंचा तो उसको बड़ी निराशा हुई। अभी कुछ ही दिन पहले वो जिन पत्थरों को देख कर गया था वो सारे के सारे यहाँ से गायब थे। शायद उन्हें कोई और उठा ले गया था। इसीलिए अब गौरप्पा के पास इसके अलावा और कोई रास्ता ना था कि या तो वो खाली हाथ वापस चला जाए या फिर किले की कोई दूसरी दीवार गिराकर उसमें से अपने लिए पत्थर चुन ले। उसने दूसरा तरीका अपनाने का फैसला किया। गांव से निकलते वक्त वो अपनी सुरक्षा के लिए लोहे की एक भारी राड अपने साथ लेकर गया था। उसकी शंका ये थी कि अगर रास्ते में किसी जंगली जानवर ने परेशान किया तो वो इस राड से उसका मुकाबला कर सकेगा। लेकिन उसे रास्ते में कोई जानवर नहीं मिला। खैर, फिर गौरप्पा ने उसी राड की सहायता से एक दीवार को तोड़कर गिरा लिया। हालांकि ये काम इतना आसान नहीं था जितना कि वो सोच रहा था। उसके पूरे शरीर से पसीना बह निकला, लेकिन वो बगैर सुस्ताए लगातार पत्थर निकालता रहा। इस बीच उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि सूरज कब का डूब चुका है। खैर, फिर एक एक करके गौरप्पा ने अपनी बैलगाड़ी में पत्थर भरे और गांव की तरफ रवाना हो गया। वो अपने मन में सोच रहा था कि वो अगले दिन फिर आएगा और बाकी के पत्थर ले जाएगा। बैलों की पीठ पर उसने 3-4 छड़ियां बरसाई ताकि पल पल मध्यम होती रोशनी में वो ज़्यादा से ज़्यादा दूरी तय कर ले। मगर जब 2-3 बार बैल थोड़ा लड़खड़ाए और पत्थरों के वजन के कारण बैलगाड़ी के उलट जाने का खतरा दिखाई दिया तो उसने बैलों को उनके अपने तरीके से चलने की छूट दे दी। उस समय तक जंगल के अंदर से तरह तरह की डरावनी आवाज़ें आने लगी थीं और हर लम्हा गौरप्पा को बस ऐसा लग रहा था कि किसी पेड़ के पीछे से कोई भूत निकलेगा और आकर उससे चिपट जाएगा। इसीलिए वो खौफजदा निगाहों से अपने चारों तरफ का जायजा भी लेता जा रहा था। बैल भी पूरे दिन के भूखे प्यासे थे, क्योंकि गौरप्पा को पत्थर जमा करने के बीच ये भी याद नहीं रहा कि बैलों को चारा पानी डाल दे। बैल प्राकृतिक तौर पर जंगल के माहौल को अच्छी तरह समझते हैं, इसीलिए इंसानों से पहले खतरे की गंध पा लेते हैं। उन्होंने कुछ दूरी तक जाने के बाद अपनी रफ्तार खुद ही तेज कर दी। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी अदृश्य खतरे की गंध पा चुके हैं और उससे बचने के लिए बेलगाम अपने घर की तरफ दौड़ रहे हैं। गौरप्पा हालांकि डरा हुआ था, लेकिन इतना भी नहीं कि अपने होश आवाज खो देता। उसने बैलों को आवाजें देकर रोकने की कोशिश की, मगर बैल किसी तरह नहीं रुके और बल खाती पगडंडी पर अंधाधुंध भागते रहे। अब गौरप्पा हाथों में लोहे की राड थाम कर पहले से ज्यादा चौकन्ना हो गया। हालांकि उसे विश्वास था कि किसी बाघ या तेंदुए ने उसकी बैलगाड़ी का पीछा नहीं किया था और न ही उसने अभी तक उनकी कोई आवाज ही सुनी थी। लेकिन यह सब उस अभागे नौजवान का भ्रम था और अनुभव का कम होना था। उसके मुकाबले बेजुबान बैल कहीं ज्यादा चालाक और होशियार थे। जंगल के बीच एक मोड़ मोड़ते हुए उनकी रफ्तार बगैर कारण ही तेज नहीं हो गई थी। उनके नथनों में दरिंदे के शरीर से उठने वाली गंध पहुंच चुकी थी।
जिसे गौरप्पा अभी तक सूंघ नहीं पाया था। ये एक बड़े बाघ के शरीर से उठने वाली गंध थी। ये बाघ ना जाने कितने दिन का भूखा था। वो भूख के कारण इतना परेशान हो चुका था कि उसने गौरप्पा को अपना शिकार बनाने का फैसला कर लिया। हालांकि ये बाघ आदमखोर नहीं था, लेकिन दरिंदों के लिए नरभक्षी बन जाना कोई मुश्किल बात नहीं है। और एक बार इंसान के मांस और खून का स्वाद उनके मुंह लग जाए तो फिर वो जंगल के किसी और जानवर को नहीं मारते हैं और अपना पेट भरने के लिए सिर्फ इंसानी मांस ही खाते हैं। और तब तक वो इंसान को अपना शिकार बनाते रहते हैं जब तक कि उसे मौत के मुंह में ना पहुंचा दिया जाए। कुछ घटनाएं तो ऐसी हैं कि जिनके बारे में सोचकर ही शरीर कांपने लगता है। ऐसा भी हुआ है कि कभी किसी आदमखोर के आतंक की वजह से बस्तियों के बस्तियां वीरान हो गईं और आदमखोर ने 300 या 400 आदमियों को मारकर खा लिया। खैर, बाघ किले के करीब ही कहीं मौजूद था। उसने गौरप्पा को वहां आते हुए और दीवार गिराकर पत्थर जमा करते हुए देखा। वो धैर्य के साथ चुपचाप गौरप्पा को देखता रहा। अगर वो उसी समय गौरप्पा पर हमला कर देता तब भी गौरप्पा बचकर कहीं नहीं जा सकता था, लेकिन फिर भी आदमखोर ने ऐसा नहीं किया। वो कई घंटे लगातार निगरानी करता रहा और फिर आखिरकार गौरप्पा अपनी गाड़ी में पत्थर लाद कर जब अपने गांव की तरफ चला तब बाघ ने उसका पीछा करना शुरू किया, लेकिन इतनी खामोशी के साथ कि गौरप्पा की बैलगाड़ी के बैलों को भी उसकी भनक देर से लगी और खुद गौरप्पा को भी शेर के पीछा करने का पता न चल सका। मेरा अपना ख्याल ये है कि बाघ ने बस सूर्यास्त का इंतजार किया। शायद दिन के समय उसने किसी इंसान पर हमला करना सुरक्षित न समझा होगा। वैसे भी रात में दरिंदों की छुपी हुई वहशियाना और खतरनाक ताकतें जाग जाती हैं और वो अपनी फितरत के हिसाब से ज़्यादा होशियारी के साथ शिकार का पीछा कर सकते हैं। बाघ इतनी चालाकी से गौरप्पा को बैलगाड़ी से उठाकर ले गया कि खुद गौरप्पा को भी बाद में पता चला होगा कि उसके साथ किस तरह का हादसा हुआ है, लेकिन उस वक्त उसे यह सब पता चलने का कोई फ़ायदा नहीं था, क्योंकि अपनी जान बचाने का उसके पास कोई रास्ता नहीं था। खैर, इस दर्दनाक घटना के 24 घंटे बाद जब मैं फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड के साथ घटनास्थल पर पहुंचा तो वहां पर मुझे कुछ ऐसी निशानियां दिखाई पड़ी जिसके बारे में मैं ऊपर बता चुका हूं। एक सब इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस और कुछ पुलिस वाले भी अपनी रिपोर्ट बनाने के लिए हमारे साथ गए थे। मैं और फॉरेस्ट ऑफिसर तो इस तरह की घटनाएं अक्सर देखने की वजह से ज़्यादा परेशान नहीं हुए, लेकिन पुलिस वालों की हालत देखने के काबिल थी। बेचारों के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं। अगर कोई पत्ता भी खड़कता तो डर कर इधर उधर देखने लगते। शायद वो ये सोच रहे थे कि आदमखोर किसी भी समय कहीं से भी आ धमकेगा और उन लोगों में से किसी को पकड़कर ले जाएगा। मैंने उन्हें हिम्मत बंधाई और कहा, घबराओ नहीं, आदमखोर अब इस इलाके से मीलों दूर जा चुका है। मेरे समझाने के बाद भी उनका डर दूर नहीं हुआ और वो जल्दी से जल्दी वापस जाने की जिद करने लगे। इस बात से मेरी कहानी पढ़ने वाले ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक आदमखोर की मौजूदगी से किस तरह की दहशत जंगल में फैल जाती है। झाड़ियों के आसपास गौरप्पा के शरीर से निकला हुआ खून बड़ी मात्रा में फैला हुआ था। इतने घंटे गुजर जाने की वजह से खून जम गया था और उसका रंग भी काला पड़ता जा रहा था। जगह जगह झाड़ियां कुचली हुई दिखाई दे रही थी, जिससे पता चल रहा था कि आदमखोर शारीरिक तौर पर काफ़ी बड़ा और वजनी है। कुछ सबूत ऐसे भी मिले कि आदमखोर गौरप्पा को अपने जबड़ों में दबाकर दूर तक अंदर ही अंदर घसीटता हुआ ले गया था। शेर के हमला करने और गौरप्पा को पकड़कर ले जाने के दौरान बैलगाड़ी में जुटे हुए बैल इतना ज़्यादा खौफजदा हो गए कि वो इतनी तेज़ी से भागे कि बैलगाड़ी उनका साथ ना दे सकी और एक खंड के अंदर गिरकर टुकड़े टुकड़े हो गई। मगर हैरत की बात यह थी कि दोनों बैलों में से कोई भी घायल नहीं हुआ। गाड़ी से अपने को आज़ाद करके वो दोनों सरपट आइवर की तरफ भाग खड़े हुए। आइवर गांव के पास ही फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अपने नए ऑफिसर की ट्रेनिंग के लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोल रखा था। उस सेंटर में तजुर्बेकार ऑफिसर और फॉरेस्ट गार्ड हमेशा रहते थे। इनका काम था कि फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की संपत्तियों और जंगलों की देखभाल करें और समय समय पर अपनी रिपोर्ट
सीनियर ऑफिसरों को भेजते रहें कि सब कुछ ठीक है या ठीक नहीं है। खैर फिर दोनों बैल पसीने से लथपथ पटेल के घर पर पहुंचे तो उसका माथा ठनका। वो निरी बैल उसे कैसे बताते कि क्या घटना हुई है। हालांकि पटेल के लिए बैलों की हालत देखकर अंदाजा करना ज़्यादा मुश्किल नहीं था। बैल बुरी तरह थके हुए थे और उनका शरीर भी कांप रहा था। पटेल ने यह अंदाज़ा लगाया कि शायद जंगल में किसी हाथी ने बैलगाड़ी पर हमला किया होगा। उसने गाड़ी तो तोड़ दी होगी और बैल अपनी जान बचाकर भाग आए होंगे, और बैलों के पीछे पीछे गौरप्पा भी बस आ ही रहा होगा। इसके बाद पटेल गौरप्पा का इंतज़ार करने लगा। उसे गौरप्पा पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि उसने फालतू में उसकी बैलगाड़ी बर्बाद करवा दी थी। लेकिन 2 घंटे इंतज़ार करने के बाद भी जब गौरप्पा नहीं आया तो पटेल की चिंता बढ़ गई। वो फौरन गौरप्पा के पिता की झोपड़ी पर गया। उसने वहां देखा कि गौरप्पा का पिता खुद अपने बेटे के अभी तक न लौटने पर चिंतित है। यह पहला मौका था कि गौरप्पा इतनी रात गए तक अपने घर नहीं आया था। पटेल को अपने घर के दरवाजे पर देखकर गौरप्पा का पिता पहले से ज्यादा परेशान दिखने लगा। जब पटेल ने उसे बताया कि गौरप्पा उसकी बैलगाड़ी मांग कर ले गया था और अब खाली बैल वापस आ गए हैं, इसके बाद तो आधा गांव गौरप्पा की झोपड़ी के पास जमा हो गया। लोग तरह तरह के अंदाजे लगाने लगे। कोई कहता गौरप्पा को भूत ने पकड़ लिया होगा, किसी का कहना था कि हाथी ने अपने पैरों से कुचल दिया। एक आदमी दबी जुबान ये भी कह रहा था कि गौरप्पा रात में चोरियां किया करता था, आज शायद कहीं वो फंस गया, इसीलिए वो नहीं आया। गौरप्पा के पिता, उसकी बूढ़ी माँ और उसके छोटे भाई बहन टुकुर टुकुर लोगों का चेहरा तक रहे थे और उनकी आंखों से बहते हुए आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। खैर फिर यह फैसला हुआ कि रेंज ऑफिसर से इस मामले में सहायता ली जाए। गांव के 50-60 आदमी इकट्ठा होकर रात के अंधेरे में फॉरेस्ट ट्रेनिंग सेंटर की तरफ रवाना हो गए। रेंज ऑफिसर ने उनकी पूरी बात सुनी और वो फौरन एक सर्च टीम जंगली किले की तरफ भेजने को राजी हो गया। ऑफिसर ने अपनी बंदूक उठाई और गांव के लोगों से बोला कि आप में से 10-12 आदमी मेरे साथ चलें। उसकी बात सुनते ही गांव वालों को तो जैसे सांप सूंघ गया। उनमें से कोई भी डर और खौफ के कारण इस अंधेरी रात में जंगल में जाना नहीं चाहता था। कुछ लोगों ने यह भी सुझाव दिया कि सुबह होने तक इंतजार किया जाए। ये भी हो सकता है कि गौरप्पा खुद ही वापस आ जाए। मगर गांव के पटेल का कहना था कि अगर गौरप्पा खुद ही आ सकता तो अब तक कब का आ चुका होता। बैलों का गाड़ी जंगल में छोड़कर वापस आ जाना इस बात का सबूत है कि जरूर वहां पर कोई खौफनाक घटना हुई है। पटेल को गौरप्पा से कहीं ज्यादा अपनी बैलगाड़ी की फिक्र थी, इसीलिए उसके डांटने डपटने की वजह से 4-5 आदमी अपनी लुंगी लगोटी कसकर रेंज ऑफिसर के साथ जंगल में जाने को तैयार हो गए। लेकिन ऐसी तलाश का कोई परिणाम नहीं निकलता जिसमें तलाश करने वाले खुद डरे हुए हों। हालांकि फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर साहब, जो खुद को बहुत साहसी होने जैसा दिखा रहे थे, जंगली किले के पास पहुंचते पहुंचते अपने होश आवाज खोने लगे और कहने लगे कि अगर हम लोग सुबह इधर आते तो अच्छा रहता। भला इतने घने अंधेरे में एक लालटेन हम लोगों की क्या मदद कर सकती है। उनका इतना कहना ही बहुत था। पटेल और गांव के दूसरे लोग फौरन ही गांव की तरफ मुड़ गए। खैर अगले दिन सुबह दिन का उजाला फैलते ही ये लोग दोबारा जंगल में गए। गौरप्पा अभी तक वापस नहीं आया था। इस बार उन्हें एक गहरे खंड में बैलगाड़ी के टुकड़े दिखाई दिए। उसके दोनों चक्के अलग हो चुके थे और गाड़ी का अंजर पंजर बिखरा पड़ा था, लेकिन गौरप्पा का वहां पर कोई पता न था। वहां देखने से किसी हाथी या शेर के पैरों के निशान भी नजर नहीं आ रहे थे। रेंज ऑफिसर का मानना यह था कि बैलगाड़ी को खंड में गिराने के पीछे किसी टाइगर या तेंदुए का हाथ नहीं है। जरूर यह किसी हाथी का कारनामा है। हाथी ही ऐसी हरकतें किया करते हैं। जंगली किले से आइवर गांव की तरफ जाने वाले बैलगाड़ी के रास्ते का गौर से मुआयना करने के बाद सारा राज खुल गया। सूखी घास पर जमा हुआ खून दूर दूर तक दिखाई दे रहा था और गौरप्पा के कपड़े, जो कि आदमखोर ने फाड़ डाले थे, जगह जगह झाड़ियों में उलझे हुए थे।
वहाँ की घास, मिट्टी और पत्थर गोरप्पा की पूरी कहानी खुद बता रहे थे। खून के बड़े बड़े धब्बों के ऊपर शेर के पंजों के निशान इस तरह दिखाई दे रहे थे जैसे काले पड़ चुके लाल कागज पर छुपे हुए हों। कहीं कहीं पर गौरप्पा के शरीर से अलग हो गए उसके कुछ अंग और हड्डियां भी बिखरी पड़ी थीं। ये सब देखने के बाद सर्च टीम ने आगे जाने की हिम्मत ना की और सरपट गांव की तरफ भाग निकले। रेंज ऑफिसर साहब जो कि बंदूक से लैस थे, आदमखोर के खौफ से ही कांप रहे थे। गांव वालों ने बाद में मुझे बताया कि साहब भागते भागते बीच बीच में मुड़ मुड़कर पीछे भी देखते जाते थे कि कहीं शेर पीछे से तो नहीं आ रहा है। हालांकि उनका यह डर अकारण भी नहीं था। निसंदेह आदमखोर किसी भी पल कहीं से निकलकर उनमें से किसी पर भी हमला कर सकता था। अब सारी बात साफ हो चुकी थी कि गरीब गौरप्पा रात में किसी समय बाघ का शिकार बन चुका था। अब इसे क्या कहिए कि मैंने उसी दिन सवानापल्ली नाम की जगह पर अपना कैंप लगाया था। सवानापल्ली गांव के बारे में मैं अपनी कई स्टोरी में पहले भी बता चुका हूं। ख़ास तौर पर वो मुहिम तो कभी ना भूलने वाली है जिसमें एक काले आदमखोर तेंदुए को मारने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था और मैं खुद कई बार मरते मरते बचा था। ये खूबसूरत गांव आइवर से सिर्फ 5 मील के फासले पर बसा हुआ है और बेंगलोर से इसकी दूरी 50 मील है। सवानापल्ली प्राकृतिक तौर पर बहुत सुंदर और मेरा पसंदीदा गांव है। मैं जैसे ही अपने कामों से छुट्टी पाता हूं तो फौरन सवानापल्ली पहुंच जाता हूं। सवानापल्ली गांव का फॉरेस्ट गार्ड उस दिन किसी काम से आइवर गया हुआ था। वहां पर उसकी मुलाकात रेंज ऑफिसर से हुई तो रेंज ऑफिसर ने उसे गौरप्पा की दर्दनाक कहानी सुनाई और बताया कि अचानक ही एक खूंखार आदमखोर शेर यहाँ आ धमका है और इस इलाके में ये उसके द्वारा की गई पहली घटना है और अगर अभी इस पर ध्यान न दिया गया तो संभव है कि आइवर में भी सवानापल्ली के आदमखोर तेंदुए की तरह की खौफनाक घटनाएं दोहराई जाएंगी। खैर दोपहर का गया हुआ ये गार्ड जब वापस आया तो उसने सारी बात मुझे बताई। मेरे लिए ये खबर बेहद दिलचस्प और काम की थी, शायद इसीलिए भी कि काफ़ी समय से मेरा सामना किसी आदमखोर दरिंदे से नहीं हुआ था। फिर 15 मिनट के अंदर अंदर मैंने अपना सामान रेडी किया और आइवर गांव की तरफ निकल पड़ा। मैंने अपने साथ राइफल, एक्स्ट्रा कारतूस, टार्च और बिस्कुटों का डिब्बा और चाय का थर्मस भी ले लिया था। मेरा ख्याल ये था कि शायद रात वहीं पर गुजारनी पड़ेगी। दोस्तों यहाँ पर ये स्टोरी का पहला भाग कंप्लीट हुआ। इसे मैं 3 पार्ट में कंप्लीट करूँगा। स्टोरी बहुत अच्छी है, आप लोग इसके साथ जुड़ रहिएगा, ज़रूर देखिएगा। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। और दोस्तों एक बात यह कहनी है कि मेरी स्टोरियाँ जो लेट हो जाती हैं इसकी वजह मेरा बहुत ज़्यादा बिज़ी रहना है। मैं अपने कामों में बहुत फंसा रहता हूँ, तो जब भी मुझे वक्त मिलता है तो मैं स्टोरी अपलोड करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग हमारा सहयोग करेंगे और हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो चलिए फिर इसके अगले पार्ट के साथ आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें। जय भारत, जय हिंद।